स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th का नेचर के लाइट के बारे में। लाइट के दो सोर्सेस होते हैं, उसका दो नेचर है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। तो हमने लाइट का जो रिफ्रैक्शन नेचर है इसके बारे में पहले पढ़ चुके हैं। आज जो पढ़ रहे हैं अबाउट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो आम शब्दों में कहें तो किसी लाइट का किसी सोर्स से वापस टकरा के वापस आना रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाता है ना। तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा, उसको डिफाइन करा और बहुत सारी चीजें हैं। जैसे इन सिंपल कह सकते हैं कि लाइट का किसी सोर्स से टकराकर वापस आना रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट्स है। जैसे आप हमें देख पा रहे हैं, ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जो आपके आंख से जो लाइट आ रहा है हम तक टकरा के फिर वापस जा रहा है, इसलिए आप हमें देख पा रहे हैं। तो हम किसी वस्तु को, किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक ना। इसके जो लाइट के कुछ रूल्स होते हैं, लॉज होते हैं। क्या हो गया? रिफ्लेक्शन के कुछ रूल्स होते हैं, लॉज होते हैं, उनको पढ़ना है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जब इन चीजों को मैं पहले लिखवा चुका हूं ऑलरेडी, आज आप रिकॉल कर रहे हैं कि जब भी रिफ्लेक्शन होगा, आप मान लीजिए कि रिफ्लेक्शन हो रहा है तो मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यानी एंगल ऑफ आई और एंगल ऑफ आर विल बी इक्वल। और जो दूसरा लॉ है उस इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और जो नॉर्मल होता है, तीनों एक ही प्लेन में होता है। हम लोगों ने पढ़ा है दोनों चीजों को बहुत बारीक से, मैंने लिखवा भी चुका हूं। हम आगे बढ़ते हैं चीजों को। अब बात करते हैं प्लेन मिरर के बारे में। प्लेन मिरर एक ऐसा मिरर होता है जिसके अदर पार्ट हम लोग कर्व किए हुए रहते हैं। उसमें आगे आप एक्सपेंडेड लेवल में पढ़ेंगे कि आप जो फेस देखते हैं अपने घरों में, कौन सा मिरर है? प्लेन मिरर है। यानी प्लेन मिरर एक तरफ से कर्व किया हुआ रहता है। जो कर्व करते हैं उस कंपाउंड को बोलते हैं सिल्वर ब्रोमाइड, AgBr। क्या करते हैं? AgBr। यानी कि प्लेन मिरर को हम अपना फेस देखने के लिए AgBr से कलर करते हैं। और एक है AgI, सिल्वर आयोडाइड, जो आर्टिफिशियल रेनिंग के लिए प्रयोग होता है। सिर्फ सिल्वर नाइट्रेट है, AgNH3 है, जो जिसका हम लोग प्रयोग जो बोटिंग करते हैं उसमें नेल्स में लगाया जाता है। तो प्लेन जो मिरर है उसका अदर सरफेस रफ होता है, और ये इसलिए कहा जाता है कि जो भी लाइट जाएगा उससे टकराकर वापस आएगा, ताकि हम अपने फेस को देख पाएंगे। इसके कुछ और एप्लीकेशंस को देखते हैं कि टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शंस क्या होता है, कितने तरह के रिफ्लेक्शंस होते हैं। तो 3 तरह के रिफ्लेक्शंस होते हैं। एक जो है रेगुलर रिफ्लेक्शंस। रिफ्लेक्स आपने पढ़ा होगा, रेगुलर रिफ्लेक्शन थ्रू स्मूथ सरफेस। एग्जाम्पल, रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन ग्लासेस, स्टील वाटर। जैसे ये देखिए स्मूथ सरफेस है, इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंट जैसे ही आया उतना ही एंगल पे रिफ्लेक्ट हो गया। ये स्मूथ सरफेस है। तो जो स्मूथ सरफेस जो रिफ्लेक्शन होगा वो रेगुलर होगा, इसीलिए इसको बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन या स्मूथ रिफ्लेक्शन, दोनों को। जैसे आपका इसको ले सकते हैं, ग्लास हो गया या कोई वाटर हो गया, उससे रेगुलर रिफ्लेक्शन हो सकता है। दूसरा है इरेगुलर रिफ्लेक्शन। ये क्या होता है? जो रफ सरफेस है, मान लीजिए कि कोई एरिया जो पैराबोलिक है या कर्व सरफेस है, उससे जो रिफ्लेक्शन होगा वो एक इक्वल प्लेन में नहीं होता है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि मैंने आपको लिखवाया भी है, इसे रेगुलरली रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, कहीं यहाँ पे हो रहा है, कहीं वहां पे हो रहा है। तो इसमें हम लोग कंक्रीट वॉल को ले सकते हैं, रनिंग वाटर को ले सकते हैं। तो रनिंग वाटर से या कंक्रीट वॉल से जो रिफ्लेक्शन होगा वो इरेगुलर होगा। पानी से, ग्लास से होगा वो रेगुलर होगा। एनी डाउट? क्लियर है यहाँ तक? अब पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज ऑब्टेन इन अ प्लेन। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स कि हम लोग किसी प्लेन से इमेज ऑब्टेन करते हैं। इमेज क्या है? कैन वी डिफाइन व्हाट इज इमेज? किसी प्लेन सरफेस से टकरा के वापस आता है। हमारे रियल इमेज दो तरह का होता है, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। दोनों का कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। द इमेज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर इज इरेक्ट एंड ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। जो इमेज दो तरह का हो सकता है, या तो इरेक्ट होगा, नहीं तो सेम साइज का होगा या रियल होगा। तो द इमेज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर इज इरेक्ट एंड ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। ये जो इमेज हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उसको प्लेन मिरर में पढ़ रहे हैं। तो प्लेन मिरर में या तो इरेक्ट होगा, नहीं तो सेम साइज का बनेगा। जैसे आप एक क्वेश्चन पूछता है कि अगर एक प्लेन मिरर पर 10 मीटर पे एक ऑब्जेक्ट खड़ा है तो उसका इमेज कितना डिस्टेंस से बनेगा? तो याद रखिएगा, प्लेन मिरर पे अगर इमेज 10 मीटर है तो उसका इमेज भी उतना ही मीटर में बनेगा। अगर मान लीजिए प्लेन मिरर है और कोई बिल्ली 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दौड़ रही है, तो उसका इमेज कितना से दौड़ रही होगी? सेम दौड़ रही होगी, 20 मीटर पर सेकंड से स्पीड से ही दौड़ रही होगी।
दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है, इमेज इज एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट मिरर के जितना दूरी पर खड़ा रहेगा उतना ही दूरी पर उसका इमेज बनेगा। इसको आप नोट कर सकते हैं, ठीक है, आप इसको नोट करते चलिए। दूसरा पॉइंट था। तीसरा है कि इमेज इन अ मिरर इज लेटरली, मतलब इरेक्टेड होता है। कभी भी जो प्लेन मिरर में होगा वो इरेक्टेड इमेज बनता है, वर्चुअल इमेज बनता है। जैसे हम लोग जो फेस देखते हैं मिरर में, हमारा क्या रियल इमेज है? हम लोग जो प्लेन मिरर में फेस देखते हैं वो हमारी इमेज है, वर्चुअल इमेज है। आप देखिएगा कि अगर उसमें राइट हैंड उठा रहे हैं, आपको दिखेगा लेफ्ट हैंड उठा रहा है। ऐसे आप बाल ऐसे कर रहे हैं तो आपको अपोजिट दिखाई देगा। तो ये चीजें हैं। तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज। हैव यू रिटन इट? लिख लिया आप लोगों ने? नोट कर लिया? डन? अब देखिए इन चीजों को समझिए। ये प्लेन मिरर है। अगर ऑब्जेक्ट जो है 8 मीटर पे खड़ा है तो इसका जो इमेज है वो अगले 8 मीटर पे ही बनेगा, यानी दोनों का डिस्टेंस फाइनल करेंगे तो 8 मीटर प्लस 8 मीटर 16 मीटर। इसी का एग्जांपल मैंने दिया है कि अगर कोई प्लेन मिरर के सामने कोई कैट रनिंग कर रही है 20 मीटर पर सेकंड के स्पीड से, तो उसका इमेज भी उतना ही स्पीड से बनेगा, क्यों? प्लेन मिरर है। तो पहले हम लोग प्लेन मिरर को पढ़ते हैं। हम लोग प्लेन मिरर का यूज फेस देखने के लिए करते हैं, है ना। सेविंग करने के लिए कनकेव मिरर, वो स्पेसिफिक मिरर है। अगर बोले है कि हम लोग सेविंग करने के जो दरमियान जो मिरर यूज करते हैं वो कनकेव मिरर है, ठीक ना। जो डेंटिस्ट होते हैं, डॉक्टर वगैरह होते हैं, दांत चेकअप के लिए, अपना दांत चेक करने के लिए, ईयर चेक करने के लिए, आंख चेक करने के लिए जो मिरर यूज करते हैं कनकेव है। आई बात समझ में? तो पहले हम लोग प्लेन मिरर को पढ़ रहे हैं। ए रोबोट इज स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 8 मीटर अवे फ्रॉम अ प्लेन मिरर। यहाँ पे एक रोबोट है जो प्लेन मिरर से 8 मीटर के डिस्टेंस पे खड़ा है। इसका इमेज भी 8 मीटर पे बनेगा। तो दोनों के बीच डिस्टेंस जो होगा रोबोट और उसका इमेज का डिस्टेंस कितना होगा? 8 + 8 दैट इज इक्वल टू 16 मीटर। एनी डाउट? क्लियर? एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम हिम विल हिज इमेज टू फॉर्म? तो ये 8 मीटर हो गया। इमेज इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 16 मीटर फ्रॉम हिम। सो हम लोगों ने आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा इन चीजों को। ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू, इफ नाउ इफ ही मूव्स अ डिस्टेंस 2 मीटर टुवर्ड्स द मिरर, देन व्हाट डिस्टेंस विल हिज इमेज टू फॉर्म? अगर वो मिरर से 2 मीटर की क्या बोल रहा है? नाउ इफ ही मूव्स अ डिस्टेंस 2 मीटर टुवर्ड्स द मिरर, देन व्हाट डिस्टेंस विल ही इमेज ही फॉर्म? अगर वो 2 मीटर डिस्टेंस पहले है और दौड़ रहा है, चाहे उसका स्पीड जितना हो तो उसका इमेज भी वैसे ही बनेगा। ये प्लेन मिरर की खासियत है, इसमें ज्यादा बाइंड नहीं लगाना है, ठीक ना। इमेज इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर फ्रॉम द मिरर। ये स्वाभाविक बात है, रोबोट्स है, ये प्लेन मिरर है, इसे 6 मीटर की दूरी पर खड़ा है या दौड़ रहा है, कुछ भी कर रहा है, उसका इमेज भी उतना अपोजिट डायरेक्शन में उतना ही बनेगा। कोई दिक्कत? आगे बढ़े। अब हम लोग पढ़ रहे हैं स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर क्या होता है? यहां से हमारा शुरुआत होता है। इसी से डिस्क्राइब होगा कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। क्या आप समझ पा रहे हैं चीजों को? लिख पा रहे हैं? तो नोट करते हुए चलिएगा, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं स्फेरिकल मिरर। ये 2 तरह का होता है। मान लीजिए कि ये स्फीयर है, इसको हम लोग जब 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक तरफ बनेगा कनकेव और एक तरफ बनेगा कन्वेक्स, ठीक ना। तो स्फेरिकल मिरर जो है 2 तरह का होते हैं, कनकेव और कन्वेक्स, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो दोस्तों रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हम आगे बढ़ रहे हैं। इसमें आज पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर्स। ये देखिए, ये एक स्फीयर है। अगर इसी से हम लोग डिस्क्राइब करेंगे कनकेव और कन्वेक्स, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अंदर की तरफ होगा। मान लीजिए कि इस मिरर को हम ऐसे काटते हैं, या बीचों बीच काट देते हैं, ऐसे करके 2 पार्ट्स होगा। अगर जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, जिसे रिफ्लेक्ट होगा पार्ट, वो अंदर की तरफ है, वो कनकेव मिरर है। जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बाहर की तरफ है, वो कन्वेक्स मिरर है। अब इसको आप ऐसे करके अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं। तो ये वाला पार्ट, यानी कि ये जो मिरर बना है, कौन सा मिरर बना है? ये कनकेव मिरर बना है।
आगे बढ़ाएंगे कि प्रिंसिपल एक्सिस है। अभी फिलहाल ये जानिए, ये कनकेव मिरर है, ये यहाँ पे आगे आता है, ये इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक ना। अगर इसको इस साइड से काटेंगे, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ होगा, ये अंदर से कर्व करते हैं तो ये आपका हो गया कन्वेक्स मिरर। जैसे ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगा, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगा। आई बात समझ में? ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगा, इसको बोलेंगे कन्वेक्स मिरर। आई बात समझ में? एनी डाउट? यानी स्फेरिकल मिरर्स को ही एक अंदर से काटेंगे तो कनकेव मिलेगा, बाहर से काटेंगे तो कन्वेक्स मिलेगा। तो याद क्या रखना है कि दो तरह स्फेरिकल मिरर से दो तरह के मिरर बनाए जाते हैं, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। याद करने के लिए जिस मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस माने जहां से रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा अंदर की तरफ होगा वो कनकेव मिरर है, जिसका बाहर की तरफ होगा कन्वेक्स मिरर है। आई बात समझ में? जिस मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ होगा कन्वेक्स, अंदर की तरफ होगा कनकेव। अब यूज ऑफ कन्वेक्स देखिएगा, आगे हम देखेंगे इसमें। अब यहां पे देखिए कुछ और चीजों को पढ़ते हैं हम इसमें। स्फेरिकल मिरर, कन्वेक्स मिरर देखा, कनकेव मिरर, और ये कुछ ये वाला पार्ट हो गया आपका। दोस्तों आज और बेहतर तरीके से समझते हैं स्फेरिकल मिरर्स को, कनकेव मिरर को और कन्वेक्स मिरर को। जैसे ये समझिए कि ये एक स्फीयर है, गोला है, इसके अगर हम इंटरनली रफ करते हैं, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ है, यानी कि ये जो मिरर बनेगा, ये वाला जो मिरर बनेगा, इसको बोलते हैं कन्वेक्स मिरर। इसका देखिएगा, अगर मान लीजिए ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्ट होकर बाहर की तरफ जाता है, यानी कि इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है जिससे रे रिफ्लेक्ट होगा ये बाहर की तरफ है। तो जिस मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ हो कन्वेक्स मिरर है। जैसे ये गया, ये इसी चूंकि सेंटर में है तो फिर वापिस आ जाएगा, ये गया इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्ट रे हो गया, ठीक ना। तो इसमें जिस मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ हो कन्वेक्स मिरर, जिसका अंदर की तरफ हो वो कनकेव मिरर। जैसे इस मिरर को देखिए, हमने क्या किया है, एक्चुअली ये एक स्फीयर है, इसको हमने टू पार्ट्स में रफ किया, एक अंदर से इसको कट कर दिया, ये जो मिरर बना ये कन्वेक्स मिला है। इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये है, ऐसे ट्रांसफर होता है, और एक इसी सरफेस को हमने बाहर से रफ किया, तो इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस से अंदर आ गया, इस वाले मिरर को बोलेंगे, अगर इस मिरर को कट करके बाहर निकाल लेते हैं, इसको बोलते हैं कनकेव मिरर। और इस वाले में देखिएगा कि जैसे कोई इंसिडेंट रे है तो वापिस ये रे को कन्वर्ज करता है, इसीलिए याद रखिएगा कि कनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं और कन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं। जैसे क्यों बोलते हैं, अब ये देखिए, ये कन्वेक्स मिरर है, जो रे जा रहा है उसको डाइवर्ज कर रहा है ये अलग अलग डायरेक्शन में, इसीलिए कनकेव मिरर को कन्वेक्स मिरर को एज ए डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं और कनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं। तो इसको याद कर लिया की पॉइंट के तौर पे कि कन्वेक्स मिरर इज नोन एज डाइवर्जिंग मिरर एंड कनकेव मिरर इज नोन एज कन्वर्जिंग मिरर। आपसे पूछा जाएगा कि किस मिरर को कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं, कनकेव मिरर को, किस मिरर को डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं, तो कन्वेक्स मिरर को। स्फेरिकल मिरर से बन के आया दो मिरर, कनकेव और कन्वेक्स। जिस मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की ओर हो कन्वेक्स, अंदर की ओर हो कनकेव। अब चूंकि कनकेव मिरर जो क्या करता है, आने वाले रेज को एक जगह पर कन्वर्ज करता है, इसीलिए कनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं। और जो कन्वेक्स मिरर क्या करता है कि आने वाले रेज को डाइवर्ज करता है अलग अलग डायरेक्शन में, इसीलिए कन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं। इज दैट ओके? एनी डाउट? अब चीजों को आगे बढ़ते हैं। दोस्तों इसमें हम लोग कुछ कॉमन टर्म्स को जानते हैं।
जैसे हम किसी स्फेरिकल मिरर्स को पढ़ेंगे, जब कनकेव मिरर को पढ़ेंगे, कन्वेक्स मिरर को पढ़ेंगे, तो इसमें इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे कि इमेज कैसे बनता है। इसके पहले हम लोग को कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को पढ़ना है। इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या होता है, जैसे ये मान लीजिए कि आप बताइएगा ये कौन सा मिरर है। ऑफ कोर्स ये कनकेव है, क्योंकि इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की ओर है। अब समझिएगा, अगर ये कनकेव मिरर है तो ये जो लाइन ड्रॉ करेंगे इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। कौन सा एक्सिस? प्रिंसिपल एक्सिस, जो कि वहां पे दिया हुआ है। एक बार आप समझिएगा, फिर आपको याद हो जाएंगी चीजें। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, जो मिरर के बीचों बीच से गुजरता है। और प्रिंसिपल एक्सिस मिरर को जहां काटता है उस पॉइंट को बोलते हैं पोल। क्या बोलते हैं? पोल। आर यू गेटिंग मी? मतलब किसी मिरर को जो एक्सिस बीचों बीच काटता है उसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, और वो प्रिंसिपल एक्सिस मिरर को जहां बीचों बीच काटता है उस पॉइंट को बोलते हैं पोल। और चूंकि ये जो है पूरा का मिरर एक स्फीयर है, इसके बीच का जो सेंटर होता है उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। अदर्स इस जो पूरा का पूरा स्फेरिकल मिरर है, इसके बीच का जो सेंटर है उसको बोलते हैं सेंटर, ना बोलेंगे, बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्योंकि ये एक स्फीयर है, सर्किल है, तो यह इसका रेडियस भी होगा। ये इसका रेडियस है, तो इस टर्म में बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। और जो यहां पे देखिए, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का जो डिस्टेंस होता है ये रेडियस है, और इन दोनों के बीच में है वो होता है फोकस पॉइंट। क्या होता है? फोकस पॉइंट। ये ध्यान रखिएगा, पोल या फोकस पॉइंट के बीच की जो दूरी है, डिस्टेंस है, इसको बोलते हैं फोकल लेंथ। या फोकस पॉइंट और सेंटर ऑफ कर्वेचर ये जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं फोकल लेंथ, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एफ से। तो वही टर्म है। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? द सेंटर ऑफ द कर्वेचर ऑफ अ मिरर इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ व्हिच द मिरर इज अ पार्ट। अब देखिएगा, यहां पे इस चीज को देखिए, अगर आपको दिखाई दे रहा होगा तो ये जो है पूरा का पूरा स्फीयर है। क्योंकि स्फीयर है तो इसके बीच सेंटर भी होगा। यहां पे ये वाला पार्ट को, ये वाला पार्ट जो सी से इंडिकेट करते हैं इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। और चूंकि ये सेंटर है, ये वाला पार्ट इसका रेडियस होगा। इसको रेडियस ना बोल के बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। इज इट ओके? चलिए अब ध्यान से देखिए, हमने ये ड्रॉ किया है। तो ये जो पोल, जहां पे पोल क्या होता है, किसी भी मिरर के बीचों बीच जो प्रिंसिपल एक्सिस जहां कट करती है, ये पोल है। तो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का दूरी है रेडियस ऑफ कर्वेचर है। अब यहां पे ध्यान से समझिएगा, पोल और इन दोनों के बीच एक पॉइंट होता है, उसको बोलते हैं फोकस पॉइंट। क्या बोलते हैं? फोकस पॉइंट। अब ये जो डिस्टेंस है, पोल और फोकस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस बोलते हैं फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ या फोकल डिस्टेंस। फिर ये जो है सेम, ये इधर होता है फोकस पॉइंट और सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये होता है, इसको बोलते हैं फोकल लेंथ। अब इन दोनों में रिलेशन क्या क्या होता है? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकस पॉइंट? आपको ध्यान में दिख रहा होगा कि ये जो है एक स्मॉल एफ और एक स्मॉल एफ, यानी दो एफ बन के क्या बन रहा है? एक आर बन रहा है ना। इसलिए हम लोग डिफाइन करते हैं आर इक्वल्स टू एफ इक्वल्स टू आर बाई टू, यानी जो फोकल लेंथ है रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है। दिस इज द रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। देखिए, अगर कैपिटल एफ है इसको बोलते हैं फोकस पॉइंट, और स्मॉल पेन एफ है इसको बोलते हैं फोकल लेंथ। और आगे जो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि आपसे पूछेगा व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो फोकल लेंथ जो होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है, एफ इक्वल्स टू आर बाई टू। तो ये जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है इसको याद रखिएगा, आगे जब इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे उसमें आपको याद रखना है। अब पोल क्या होता है? देखिए, द ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ द स्फेरिकल सरफेस ऑफ द मिरर इज कॉल्ड द पोल ऑफ द मिरर। हमने बनाया है कि मिरर के बीचों बीच प्रिंसिपल एक्सिस जहां पे मिरर काटता है उस पॉइंट को बोलते हैं पोल। जैसे यहां पे देखिए, ये वाला पोल है, उम्मीद करते हैं समझ रहे होंगे। फिर देखिए प्रिंसिपल एक्सिस, जो एक्सिस किसी मिरर को कंप्लीटली काटता है, आर पार काटता है, तो ये वाला जो एक्सिस है इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। एनी डाउट?
इसको डिफाइन करेंगे, इट इज द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द पोल ऑफ द मिरर टू इट्स सेंटर ऑफ द कर्वेचर। मतलब वैसा लाइन जो किसी मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिलाता है। इज दैट ओके? दिस आप समझ पा रहे हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर, ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ मिरर इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर ऑफ व्हिच द मिरर इज अ पार्ट। मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल का बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको रेडियस बोलते हैं। यानी स्वाभाविक बात है कि कोई सर्कल होगा तो बीच में जो सेंटर है, तो मिरर के केस में क्या बोलते हैं, इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। और ये जो है हर एक सर्कल का एक रेडियस होता है, ये रेडियस, इस पूरे लाइन को बोलते हैं डायमीटर। तो हमें वहां इतना नहीं जानना है, हमें ये वाला पॉइंट को बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, इस वाले रेडियस को बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। और ये मान लीजिए पोल है, तो इन दोनों के बीच एक पॉइंट होता है, इसको बोलते हैं फोकस पॉइंट। ठीक है? और ये जो डिस्टेंस है ये बोलते हैं फोकल लेंथ। ये फोकल लेंथ इक्वल्स टू रेडियस ऑफ कर्वेचर बाय 2 होता है। तो उम्मीद करें कि आई एम होपिंग दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग वेल दीज आर द टर्म्स। ये जो टर्म्स है आपको हेल्प करेगा इमेज फॉर्मेशन में, क्योंकि अगर कोई कनकेव मिरर के सामने कोई ऑब्जेक्ट रखा गया है इनफाइनाइट पे, तो उसका इमेज कहां बनेगा। कन्वेक्स मिरर के सामने कोई ऑब्जेक्ट रखा गया है, उसका मिरर कहां बनेगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ पा रहे होंगे। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? जहां दिक्कत हो बोलिएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं इन चीजों को। दोस्तों इसी में जो कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म्स है उसको जानते हैं। हमने अभी जरा सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ रेडियस, प्रिंसिपल एक्सिस, और अब जो बच गया है आपको अगर डिफाइन करना होगा कि प्रिंसिपल फोकस क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, तो आप कर लेंगे। अब जो है हम लोग पढ़ रहे हैं प्रिंसिपल फोकस, इसी को बोलते हैं फोकस पॉइंट। तो पहले देखिए कि ये द कनकेव मिरर, द रिफ्लेक्टेड रेज मीट at a point F on the principal axis. This point is called the focus of the concave mirror. जैसे ये concave mirror है, ये रहा आपका इंसिडेंट रे। जो भी इंसिडेंट रे, ये concave mirror की बात कर रहे हैं। इस concave mirror में क्या होता है, इंसिडेंट रे सभी इंसिडेंट रे एक पॉइंट पे मिलता है, उस पॉइंट को बोलते हैं फोकस पॉइंट। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये मिरर है, तो कैसे पहचाने कौन कनकेव है कौन कन्वेक्स है। तो जिसका रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स अंदर की तरफ हो कनकेव, बाहर की तरफ हो कन्वेक्स। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये कनकेव मिरर है। अब कनकेव मिरर में क्या होता है कि सभी इंसिडेंट रे एक पॉइंट पे आके मिलता है, रिफ्लेक्ट होता है। ये देखिए ये पॉइंट गया इंसिडेंट रे और ये फोकस पे मिल रहा है, ये पॉइंट गया ये फिर फोकस पे मिल रहा है। तो इस पॉइंट को बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस या फोकस पॉइंट। एनी डाउट? क्लियर है? आगे पढ़िए। कन्वेक्स मिरर में क्या होता है, वर्चुअल फोकस बनता है। अब देखिए हमने लिया है कन्वेक्स मिरर, हमने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि कनकेव मिरर क्या करता है, रेज को कन्वर्ज करता है, इसीलिए कनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं और कन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं। तीन चीजों को समझिए। हमने लिया है कन्वेक्स मिरर, ये रहा इंसिडेंट रे, ये क्या करता है कि रेज को बाहर की तरफ डाइवर्ज करता है। अब यहां पे कनकेव मिरर में क्या हो रहा था कि जो रेज है एक पॉइंट पे जाके मिल रहा था, लेकिन कन्वेक्स मिरर में क्या कर रहा है कि जो रेज है रिफ्लेक्ट होकर बाहर की तरफ जा रहा है, तो एक इमेजिनरी फोकस पॉइंट बनता है। इसी को बोलते हैं आपका कन्वेक्स मिरर के केस में वर्चुअल फोकस पॉइंट। यानी बात एक ही है, कान ऐसे छुइए वैसे छुइए, इस वाले में सामने से यहाँ पे मिल रहा था, क्योंकि ये कन्वर्ज कर रहा है एक पॉइंट पे, और जो कन्वेक्स मिरर है डाइवर्ज कर रहा है, तो एक इमेजिनरी फोकस पॉइंट बनता है। इसी को बोलते हैं फोकस पॉइंट। बात एक ही हुई, आप उम्मीद करते हैं समझ रहे होंगे। एक बोलते हैं फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ क्या हो गया आप समझिएगा, इस वाले डिस्टेंस में पोल और फोकस के बीच का जो डिस्टेंस होता है ना, ये वाला, इसी को बोलते हैं फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। ठीक है? ये जो होता है फोकल लेंथ, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है, F = R/2 होता है। ये बच्चा यहाँ पे दिखा रहा है कि फोकल लेंथ जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा है। ठीक है? तो ये रिलेशन आप हमेशा याद रखिएगा, जो है F = R/2। ये बहुत काम का इक्वेशन है, आगे जो काम आएगा कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो फोकल लेंथ जो होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है। सो आप लोग
हमारी इन क्लास से आपने समझा होगा कि स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं, कनकेव मिरर क्या होते हैं, कन्वेक्स मिरर क्या होते हैं, और जो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, पोल क्या होते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होते हैं, फोकल पॉइंट क्या होता है और फोकस लेंथ क्या होते हैं। सो उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। कोई दिक्कत? इस बात को याद रखिएगा, ये जो बच्चा दिखा रहा है, ठीक ना। तो हम क्या आगे बढ़े? ठीक है। दोस्तों स्वागत है फिर से। हम जो है अभी जो हमने इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ा अबाउट सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड प्रिंसिपल एक्सिस, तो उनका एप्लीकेशंस देखते हैं, न्यूमेरिकल्स देखते हैं। अभी हमने पढ़ा कि सेंटर ऑफ जो फोकल लेंथ है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है, F = R/2 होता है। इसमें मैंने कुछ एग्जांपल्स लिया है, उसको आप देखिए, समझिए और लिखिए, आप भी लिखिए। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ कन्वेक्स मिरर। याद रखिए, कन्वेक्स मिरर whose radius of curvature is 32 सेंटीमीटर, यानी कि R क्या गिवन है, 32 सेंटीमीटर है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इज गिवन, कन्वेक्स मिरर इज 32 सेंटीमीटर। निकालना क्या है, फोकल लेंथ यानी F निकालना है, यही ना। अभी हमने रिसेंटली पढ़ा है, ताजा क्या, F = R/2, यानी R कितना है, 32/2, ये आपको आता ही होगा, 2 टाइम्स काटेंगे तो 16 सेंटीमीटर। तो यहां पे हमें जो आया है F = 16 सेंटीमीटर। अब देखिएगा ये जो आ गया आपका, इसको नोट कर लीजिएगा, फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स मिरर इज 16 सेंटीमीटर, है ना। आ गया, कितना सिंपल था, आसान था। एक और एग्जांपल को लेते हैं, ठीक है, ये समझ में आ गया। दूसरा लिखिए, देखिए, फोकल लेंथ ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर। यहां पे आप क्या दे दिया है, F दे दिया है 20 सेंटीमीटर। व्हाट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, और R पूछ रहा है। ये तो बात वही हुई अभी जो पहले थे, हमारे पास रिलेशन है, यहाँ पे देखिए, ये जो है आपका R पूछ रहा है, हमें ये रिलेशन पता है, F = R/2, है ना। F दिया हुआ है, R पूछ रहा है, यहाँ पे हम इधर सॉल्व कर लेते हैं। F = R/2, ये दिया हुआ है और ये पूछ रहा है, इसको सेपरेट जो दिया है उसको लिख लीजिए, 20 = R/2। एकदम सिंपल है, या तो मैथ है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसको इससे R × 1 यानी R, और 2 × 20 यानी 40, यानी ये क्या आ गया, 40 सेंटीमीटर। ये हो गया। So it is very important part, you have to memorize it, the relation between focal length and radius of curvature. Is that okay? So उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छा लगा होगा। ये हमारा पहला क्लास था, और जो चीजों को आप और भी न्यूमेरिकल्स करते रहिएगा और अच्छे से पढ़ाई करते रहिएगा, और उम्मीद करते हैं कि थैंक यू वेरी मच हमारी इस क्लास को ज्वाइन करने के लिए। बताइएगा कमेंट सेक्शन में कैसा लगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, साझा कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिए, आबाद रहिए, यहाँ रहिए चाहे इलाहाबाद रहिए। धन्यवाद।